अगली है हमारी रिक्वायर्ड या ऑप्शनल कंस्ट्रेंट। अगली है हमारी रिक्वायर्ड या ऑप्शनल कंस्ट्रेंट। रिक्वायर्ड या ऑप्शनल से मुराद ये है कि आपका जो एट्रीब्यूट है, जो भी आपने एट्रीब्यूट लिया है, क्या उसकी वैल्यू डालना जरूरी है या उसकी वैल्यू डाले बगैर भी आपका काम चल सकता है। रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। रिक्वायर्ड स्लैश ऑप्शनल। ऑलराइट जी। रिक्वायर्ड या ऑप्शनल कंस्ट्रेंट। रिक्वायर्ड या ऑप्शनल कंस्ट्रेंट ये होती है कि आपके जो एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या डालना जरूरी है, क्या उस एट्रीब्यूट की वैल्यू डाले बगैर गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो कुछ फॉर्म्स के आगे आपने देखा कुछ फील्ड्स के आगे स्टेरिक का बटन, रेड कलर का स्टेरिक बना होता है कि इस फील्ड की वैल्यू जब तक आप आगे डालेंगे नहीं, आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, इस फील्ड की वैल्यू डालना जरूरी है। फॉर एग्जांपल लास्ट नेम की वैल्यू होती है अक्सर, या फोन नंबर की वैल्यू होती है कि जी, या ईमेल है कि ये जब तक आप वैल्यू नहीं डालेंगे आपको मैं आगे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, सो दीज आर द रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद फिर है हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रेंट क्या कहती है? डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रेंट ये कहती है कि लेट से आपके पास कोई कॉलम है, क्या उस कॉलम की वैल्यू अगर इस यूजर ने प्रोवाइड नहीं की तो क्या कोई लॉजिकल वैल्यू आप खुद से अज्यूम कर सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि आई वेंट टू कराची बाय रोड, और वहां पे जाके मुझे अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना था। तो मैं वहां पे होंडा के शोरूम पे गया। होंडा के शोरूम पे जाके मैंने उनसे कहा जी ऑयल चेंज कर दें। उन्होंने मेरा नाम नोट किया, फोन नंबर पता किया, और मेरा एड्रेस नहीं उन्होंने नोट किया। दे अज्यूम दैट आई वाज फ्रॉम कराची। और 2 महीने 3 महीने के बाद जब ऑयल की नेक्स्ट चेंज की ड्यू डेट करीब आई तो दे कॉल्ड मी, आपके जी आप जो है वो आए थे, होंडा ड्राइविंग पे आए थे, तो आके आप अपना ऑयल चेंज करवा दें। मैंने कहा जी मैं आई एम नॉट फ्रॉम कराची, आई एम फ्रॉम लाहौर, तो मैं विजिट के लिए कराची आया हुआ था, इस वजह से मैंने होंडा ड्राइविंग पे जाके आपसे ऑयल चेंज करवाया था। ठीक है, सो दे ऑटोमेटिकली assumed a valid value because 99% of the people who were going to Honda drive-in, ठीक है, were from Karachi। ठीक है, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली के बजाय कि यूजर से खाम खाम एक एक्स्ट्रा वैल्यू पूछे, उन्होंने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि कहीं पे चेंज होगा तो हम बाद में चेंज कर लेंगे, बट फॉर द टाइम भी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो है वो सबकी सिटी की वैल्यू सबकी कराची होगी। ठीक है, सो डिफॉल्ट वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद अगली है यूनिक वैल्यू कंस्ट्रेंट। यूनिक वैल्यू कंस्ट्रेंट। यूनिक वैल्यू कंस्ट्रेंट क्या होती है? यूनिक वैल्यू कंस्ट्रेंट से मुराद है कि ऐसे कॉलम्स जहां पे जिस तरह लेट से आपने ईआरटी में कुछ कॉलम्स को यूनिक आइडेंटिफाई किया था, उसमें लेट से हम एम्प्लॉय के केस में कहते हैं, हमने एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉय आईडी को, एम्प्लॉय सीएनआईसी को और ईमेल को हमने यूनिक कॉलम्स आइडेंटिफाई किया था। लेकिन उसमें से हमने प्राइमरी की सिर्फ एक को बनाया था, हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया था, बट जो बाकी दोनों कॉलम्स थे सीएनआईसी और ईमेल, ठीक है, दे शुड हैव बीन यूनिक। तो वहां पे ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू आप चाहते हैं कि पूरे टेबल में दोबारा रिपीट ना हो, एक मरतबा आ गई है दोबारा ना आए। पासपोर्ट नंबर हो सकता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन कि एक मरतबा आ गई है तो दोबारा ना आए, ये प्राइमरी की के अलावा भी कुछ कॉलम्स हो सकते हैं जिनको आप यूनिक चाहते हैं कि जी मेरा डाटा जो है इस कॉलम की हद तक यूनिक हो। ठीक है, ये कॉलम दोबारा रिपीट, इस कॉलम की वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज यूनिक कंस्ट्रेंट। उसके बाद हमारी अगली जो है दैट इज कॉल्ड इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। व्हाट इज इंटेग्रिटी? ऑनेस्टी। इंटेग्रिटी से मुराद है ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी से इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होती है कि आपका सिस्टम ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट किस सेंस में होना चाहिए कि उस सिस्टम के अंदर कोई दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो नंबरी किस तरह हो सकती है? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मेरा कोई रिकॉर्ड जो है वो एक रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये किस तरह इंश्योर करेंगे कि आपका एक रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स ना आए? ठीक है, सो लेट से आप कहते हैं जी मेरे जो भी मेरा टेबल होगा उस टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जिन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को अगर मैं कंबाइन करके देखूंगा, इन 4 एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को मैं कंबाइन करके देखूंगा तो हमेशा यूनिक होगी, कंबाइंड वैल्यू यूनिक होगी। ठीक है, हो सकता है वो 2 एट्रीब्यूट हो सकता है वो कोई एक एट्रीब्यूट, हो सकता है वो 50 एट्रीब्यूट हो, लेकिन इन तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को जब मैं कंबाइन करके देखूंगा तो ये सेट ऑफ वैल्यूज, ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज दोबारा नहीं आना चाहिए मेरे टेबल में। ये सिर्फ एक ही मर्तबा इजाजत है इसको आने की। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने इनहेरेंट कंस्ट्रेंट में कहा था कि हमारी पूरी रो यूनिक होगी,
पूरी की पूरी रो रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी कुछ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है उनकी वैल्यू हमारे सिस्टम में दोबारा नहीं आ सकती, वो सिर्फ एक मरतबा अपीयर हो सकती है। ठीक है, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स मिलकर यूनिक होंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सुपर की। एनी ग्रुप और कॉलम ऑफ एट्रीब्यूट्स, एनी ग्रुप ऑफ columns or attributes that are combinedly unique, that are combinedly, इसे हम सुपर की कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सुपर की कहते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी अगर हम कंबाइंड वैल्यू को देखें तो वो वैल्यू हमारे टेबल में, वो वैल्यू हमारे रिलेशन में दोबारा नहीं अपीयर हो सकती। इसी से एक और मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हम ऑलरेडी एक मरतबा बात कर भी चुके हैं, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट सुपर की। अगर आपसे कहूं जी इस टेबल में से सुपर की निकालें तो आप क्या सारे एट्रीब्यूट्स को चेक कर रहे होंगे ना, सारे एट्रीब्यूट्स को चेक करेंगे कि ये ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स दोबारा तो नहीं रिपीट हो रहा। सो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट सुपर की। डिफॉल्ट सुपर की क्या होती है? डिफॉल्ट सुपर की कहती है, अगर आप मैंने जिस इनहेरेंट कंस्ट्रेंट की बात की कि तमाम एट्रीब्यूट्स मिलकर यूनिक होने चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी रो रिपीट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सेट थ्योरी कहती है कि आपके जो है वो सिस्टम में जो आपका सेट है उस सेट के अंदर एक ही रिकॉर्ड एक से ज्यादा मर्तबा नहीं आ सकता, रिकॉर्ड्स की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। और इसमें आपका रिकॉर्ड क्या है? टपल। और टपल क्या है? वो आपने यहाँ पे कहा कि जी मेरा आइटम ऑफ द टेबल है, मेरा रिकॉर्ड ऑफ द टेबल है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि मेरे जो कंबाइंडली तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं वो एक ही मर्तबा अपीयर हो सकती है। लेट्स से मैंने अवैस एक मर्तबा लिख लिया, अवैस मल्टीपल आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड डेट ऑफ बर्थ, दे मस्ट बी यूनिक। ठीक है, तो अवैस लोधी लेट्स से जनवरी 1 1990, ठीक है, अगर लेट्स से ये डेट ऑफ बर्थ है तो ये एक ही मर्तबा पूरे सिस्टम में एक ही मर्तबा अपीयर होगी अगर मैंने ये क्लेम कर लिया। ठीक है, तो तमाम एट्रीब्यूट्स मिलके यूनिक होने चाहिए। सो डिफॉल्ट सुपर की क्या है? ग्रुप ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन, ग्रुप ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन मस्ट बी यूनिक। अगर आपके टेबल के अंदर 200 एट्रीब्यूट्स हैं तो 200 होंगे, अगर आपके टेबल के अंदर 10 एट्रीब्यूट्स हैं तो 10 होंगे। डिफॉल्ट सुपर की का मतलब है तमाम एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द, ये आपकी इनहेरेंट कंस्ट्रेंट से फॉलो अप हो रही है। ये दिस इज वाज फ्रॉम योर इनहेरेंट कंस्ट्रेंट। तो अगर आपसे कहा जाए ये टेबल है, इस टेबल में से सुपर की निकाल के बताएं, मैं टेबल भी नहीं बताता टेबल कौन सा है। हो सकता है वो किसी कार के शोरूम का टेबल हो सकता है वो किसी स्कूल का डेटा हो सकता है वो किसी कंपनी का डेटा हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी ऑयल कंपनी का डेटा है, किसी पेट्रोल पंप का डेटा है, ठीक है, किसी टेक्सटाइल मिल का डेटा है। मैं कहता हूं जी ये टेबल है, इस टेबल में से जो है मुझे कोई सुपर की बता दे, आप आंखें बंद करके कहें सारे एट्रीब्यूट उठा लें, गारंटीड सुपर की है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट कंस्ट्रेंट। हमने सुपर की कहा, सुपर की इज एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कंबाइन टुगेदर विल बी ऑलवेज बी यूनिक। ठीक है, और उसकी एक हमने एग्जांपल दी कि डिफॉल्ट सुपर की, उसमें से एक वो स्पेशल तरह की सुपर की है जिसमें तमाम एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स भी तो होंगे जिसमें तमाम कॉलम नहीं होंगे। ठीक है, तमाम कॉलम नहीं होंगे। किसी के अंदर लेट्स से अगर हमारे टेबल के अंदर 5 कॉलम थे तो हमारे पास हो सकता है एक तो 5 वाला होगा, लेकिन कोई 4 वाला भी होगा, कोई 3 वाला भी होगा, हो सकता है कोई 2 वाले भी हों, एक से ज्यादा हो। ठीक है, सो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, कैंडिडेट की जो है कहती है कि आप के जो भी जितनी भी सुपर कीज हैं, आपने अपने सिस्टम में से 15 सुपर कीज निकाल दी, उनमें से नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सबसे कम किसमें थे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सबसे छोटी साइज की सुपर की आपको लेट्स से साइज 3 की मिली, और साइज 3 की आपके पास 5 सुपर कीज थी। ठीक है, तो वो तमाम की तमाम आपकी कैंडिडेट कीज बन जाएंगी। हो सकता है आपके पास साइज 1 की कोई सुपर की बने, हो सकता है आपके पास साइज 2 की बन रही हो सकता है साइज 5 की बन रही हो, जो भी सबसे छोटा सेट है, जो भी सबसे छोटा सेट है, वो उस साइज की जितनी सुपर कीज है वो सारी की सारी आपकी कैंडिडेट कीज है। सुपर कीज विद द लीस्ट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, सुपर कीज विद लीस्ट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। फिर है हमारे पास, अच्छा अब हो सकता है आपके पास 3 कैंडिडेट कीज बनी,
3 कैंडिडेट कीज बनी, 3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें से जीतना तो किसी एक ने है ना, ठीक है, जो जीतेगा उसे हम कह देंगे प्राइमरी की, उसे हम कह देंगे प्राइमरी की। दिस इज वन ऑफ द कैंडिडेट कीज, वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द कैंडिडेट कीज। हम इसको किस बेस पे प्राइमरी की कहेंगे, हम इसे अपनी मर्जी से प्राइमरी की कह रहे हैं। हो सकता है हमें उसकी शक्ल अच्छी लगती है, हो सकता है उसको लिखना आसान है, हो सकता है कि जिसने वो कैंडिडेट की बनाई थी, जिसने वो टेबल एट्रीब्यूट डाला था, उसने आपको पैसे दिए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो डोमेन है उस डोमेन में वो ज्यादा बेहतर फिट इन करती है, अपनी चॉइस है, बट उसमें कोई हो सकता है लॉजिक आपने कहा, जिस तरह मैंने कहा जी उसको लिखना आसान है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे यूसीबी की या बात करें यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यूनिवर्सिटी के सिस्टम में हम कहते हैं जी रोल नंबर भी एक यूनिक एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यू कैंडिडेट की है, सिंगल वैल्यू, और ईमेल भी है, और लेट्स से सीएनआईसी भी है। तो आप इसमें से किसको स्टूडेंट का जो है वो मार्कर रखवाना चाहेंगे, स्टूडेंट आईडी को या रोल नंबर को? क्यों? क्योंकि एजुकेशन एनवायरनमेंट में सीएनआईसी के मुकाबले में स्टूडेंट आईडी जो है या रोल नंबर जो है वो ज्यादा बेहतर आपकी सिस्टम को कैप्चर करता है, ठीक है। इस वजह से हमने कहा कि आपके हो सकता है आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो, या हो सकता है कि आपके जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो, आपके डोमेन की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। ये आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं बार बार लफ्ज की का इस्तेमाल कर रहा हूं। डू यू नो व्हाट इज की? चाबी। ये चाबी जो है ना, ये पहचान वाली चाबी है, ये वो हवाले वाली चाबी है, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह है कि आपके पास 1000 दुकानें, हर दुकान के ऊपर ताला लगा हुआ है, और आपके पास एक चाबी है। जो चाबी ये डिटरमिन करती है, जिसके पास चाबी होगी वो ये डिटरमिन करेगा कि इस दुकान का ओनर कौन है, ठीक है। तो ये चाबी पहचान की चाबी है, ये ताला खोलने वाली चाबी नहीं है, ये चाबी आपको एक्सेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये कि आपके पास इस दुकान की जिस ताले की चाबी आपके पास होगी, वो दुकान ताला जिस दुकान में लगा होगा वो दुकान आपकी होगी, ठीक है। इस तरह समझते हैं आप, ओके। सो ये वाली चाबी। अच्छा, इसके बाद ये सारी चीजें इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में आती है। जब हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो हम इन सारी चीजों को देखते हैं कि जी सुपर कीज जो है वो तो नहीं कहीं पे वायलेट हो रही, जो आपने सुपर कीज अपने सिस्टम में आइडेंटिफाई की थी वो तो नहीं कहीं पे वायलेट हो रही, या आपने जो कैंडिडेट कीज डिफाइन की थी वो कैंडिडेट कीज तो नहीं वायलेट हो रही, या प्राइमरी की तो नहीं डुप्लीकेट हो रही, ठीक है। सो ये हमारी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात करता है, ठीक है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट अगली जो हमारी वो है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट से मुराद ये है कि अगर आपने किसी दूसरे टेबल के किसी रिकॉर्ड को एक्सेस की वैल्यू रखी है अपने पास, अपने कोई पॉइंटर रखा है, तो पॉइंटर दूसरी तरफ एग्जिस्ट भी करना चाहिए, डैंगलिंग पॉइंटर नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि वहां पे आगे डेटा ही ना पड़ा हो, ठीक है। अगर आपने कहा जी मैं एक कोर्स के लिए रजिस्टर करता हूं और कोर्स का नंबर 1234 है, तो कोर्स के टेबल में एंट्री नंबर 1234 एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि यहां पे तो आपने 1234 लिख दिया लेकिन कोर्स के टेबल में एंट्री नंबर 1234 एग्जिस्ट ही ना करती हो। जो भी करती होगी आपने वही वैल्यू लिखनी है, आपने उस वही वैल्यू लिखनी है, आप कोई और अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं लिख सकते। आपने जिस तरह हमारी डेंटिस्ट वाली एग्जांपल थी, वहां पे हमारे पास डॉक्टर पटेल था, आप कहते हैं जी मुझे डॉक्टर पटेल का नाम पसंद नहीं है, मैं ऐसे करता हूं मैं डॉक्टर हसनैन के पास जाना चाहता हूं। भाई डॉक्टर हसनैन वहां पे काम ही नहीं करता, ठीक है, डॉक्टर हसनैन साहब तो वहां पे काम ही नहीं करते, अब मैं क्या करूं? मैं कहूं नहीं नहीं मेरी जो अपॉइंटमेंट डॉक्टर हसनैन साहब के साथ है, ठीक है, डॉक्टर हसनैन को बुलाओ, मैंने डॉक्टर हसनैन को दिखाना है। फिर डॉक्टर हसनैन कंपनी में हमारी कंपनी में काम ही नहीं करता, हमारी क्लिनिक में काम ही नहीं करता, तो आप किस तरह उसको दिखा देंगे, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, कि आप जिस आइटम को पॉइंट कर रहे हैं, जिस आइटम का आपने पॉइंटर पकड़ा हुआ है, उसके दूसरे एंड के ऊपर आइटम भी होना चाहिए, डैंगलिंग पॉइंटर नहीं होना चाहिए, गार्बेज को पॉइंट ना कर रहा हो, ठीक है। सो इसके लिए जिस हमने ऊपर प्राइमरी की बात की, तो इसके लिए जो हम चीज यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉरेन की, और ये कहता है इफ यू वांट टू रेफर टू अ रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल, that that value must appear
appear in the PK of the remote or leave the leave it blank if allowed. फॉरेन की कंस्ट्रेंट या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये कहती है कि अगर आपने किसी दूसरे टेबल की वैल्यू को पॉइंट करना है, किसी दूसरे टेबल की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करनी है, तो आपने जो वैल्यू डालनी है वो वैल्यू उसके प्राइमरी की के कॉलम में होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू रिमोट टेबल के प्राइमरी की के कॉलम में नहीं है तो आप उसे यूज नहीं कर सकते। या तो आप प्राइमरी की के कॉलम की वैल्यू को यूज करेंगे, या अगर अलाउड है, अगर जिस तरह मैंने ऊपर बात की रिक्वायर्ड और ऑप्शनल वाली बात, अगर अलाउड है तो आप उसे खाली छोड़ दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पर्सन है, पर्सन की मैं फेवरेट ड्रिंक की बात करता हूं। अब जरूरी नहीं है कि मेरे पास फेवरेट ड्रिंक उसकी माँ को, लेट्स से उसको फेवरेट ड्रिंक डॉक्टर पेपर्स पसंद है। अब डॉक्टर पेपर्स की मेरे पास एंट्री नहीं है तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ूंगा। ठीक है, ऑलराइट जी। इसके बाद जो अगला हमारे पास ग्रुप ऑफ कंस्ट्रेंट्स आता है दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक कंस्ट्रेंट्स। इन्हें हम बिजनेस रूल्स भी कहते हैं, इन्हें हम बिजनेस रूल्स भी कहते हैं। ये क्या है? ये ऐसे रूल्स हैं जो कि आप डेटा, अभी तक हमने जितने रूल्स डिफाइन किए ना वो डेटा के हद के ऊपर डिफाइन किए हैं। वो डेटा के अंदर बैठ के आप वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं या रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हाँ जी इस कॉलम की वैल्यू दी है या नहीं दी, इस कॉलम की वैल्यू डुप्लीकेट तो नहीं हो गई, इस वाली कॉलम की वैल्यू जो है वो गलत वो तो नहीं डाल दिया, इनवैलिड वैल्यू तो नहीं डाल दी, ये जो वैल्यू डाल रहा हूँ ये दूसरे टेबल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ये सारी चीजें जो मेरी ये एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स की वो थी, ये सारी की सारी, ये सारे केसेस डोमेन कंस्ट्रेंट, रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये जितनी मेरे पास केसेस थे ये सारे के सारे केसेस आप एट द टाइम ऑफ डेटा मॉडिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि क्या मैं ये डेटा को मॉडिफाई कर रहा हूं उसकी वजह से इनमें से कोई कंस्ट्रेंट में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट नया शुरू करना है, लेकिन डिपार्टमेंट कोर्स उस वक्त ऑफर कर सकता है जब यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट में 5 टीचर होंगे। ठीक है, या जब तक अगर हमारे कोर्स के अंदर 15 से कम स्टूडेंट होंगे तो कोर्स नहीं चलेगा। अब एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट इन द कोर्स तो आप ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि इसके अंदर 15 हुए या नहीं हुए। अगर यही सोचते रहेंगे तो पहला स्टूडेंट कहां जाएगा। ठीक है, ये आपको बाहर बैठ के देखना पड़ेगा। दीज आर सम ऑफ द कंस्ट्रेंट्स जिसको आप, दीज आर कॉल्ड बिजनेस रूल्स। ये आपके बिजनेस डिसीजंस हैं, ये आपके डेटा डिसीजंस नहीं है। दीज आर योर बिजनेस डिसीजंस, दीज आर कॉल्ड बिजनेस रूल्स या सिमेंटिक कंस्ट्रेंट्स। बिजनेस रूल या सिमेंटिक कंस्ट्रेंट्स कहती हैं दीज आर इन्फोर्स्ड आफ्टर द होल data is entered, cannot be checked or enforced। ऑलराइट जी, यहाँ पे हमारी कंस्ट्रेंट जो है कंस्ट्रेंट्स खत्म हो गया।